नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उतनी अच्छी से तैयारी नहीं कर सकते हैं जितना कि सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आप बहुत अच्छा कर लें, लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि जो निर्णायक क्वेश्चन होते हैं, जहां पे ये डिसाइड होता है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, वो प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ महत्वपूर्ण समस्या होती है, वो होती है नोट्स की। या तो नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी में सुधार आ पाए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पे आपको करंट भी कवर कराया जाता है। तो मेरे द्वारा दोस्तों आपको सिस्टमेटिक वे में जो सफलता प्राप्त करने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है, सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से इन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी जो बैचेज चल रही है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ बैचेज अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, जैसा कि आपको पता है कि नेट का कैलेंडर जारी हो चुका है, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड लेक्चरर, जीआईसी लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के अलग अलग बैच हैं। अलग अलग बैच में आपके सिलेबस पर सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको कोर्स पे मिलती है। और फीस की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको सिंपली एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक वहां पे दिया गया है। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो अलग से आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, करंट चाहिए, तो अलग से भी सारी चीजें मिल जाएंगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ और आसान से प्रश्न से आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि दो देशों के मध्य व्यापार क्यों होता है। दो देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, दो देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बता रहे हैं भैया? सी बता रहे हैं। चलिए, जैसे दो देश हो गए तो आप देखते हैं ना कि जैसे कपड़े का उत्पादन तो हमारे देश में भी होता है। ठीक है, कपड़े का उत्पादन, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, इसका उत्पादन हम अपने देश में भी करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ क्या होता है, बड़े पैमाने पे कपड़े का आयात भी हमारे देश में होता है। अर्थात दूसरी देशें जो होती हैं वो हमें कपड़े का निर्यात करती हैं। दूसरे देश के बहुत सारे ब्रांड होते हैं ना दोस्तों, जब आप शोरूम में जाते हैं तो बहुत सारे विदेशी कंपनियों के ब्रांड को आप देखते हैं। ठीक है, तो भैया क्यों हम व्यापार कर रहे हैं? हम व्यापार इसलिए कर रहे हैं
कि कपड़ा बनाने की जो हमारी लागत है, जिस जिस क्वालिटी के साथ विदेशी कंपनियां कपड़े अच्छे से बना दे रही हैं, जितने कम पैसे में, उतने कम पैसे में उस क्वालिटी का कपड़ा हम लोग नहीं बना पा रहे। मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े कम पैसे में बना दे रही हैं, और हमारे देश के अंदर जो कपड़ा बन रहा है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो लागत बहुत बढ़ जा रही है। तो दोनों देशों में क्या हो रहा है, तुलनात्मक लागतों के अंतर के कारण क्या करते हैं, दो देश आपस में व्यापार करते हैं, निर्यात करते हैं या आयात करते हैं। या और आसान भाषा में समझे तो आपको पता होगा कि हम लोग कुल उपभोग का 80% पेट्रोल का क्या करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। और जो थोड़ी बहुत 20% जो है दोस्तों हमारे पास पेट्रोल की के खदान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम उसको प्यूरिफाई ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों देश में उत्पादन की लागत अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और इस कारण से दो देश आपस में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो लागतों में तुलनात्मक अंतर का थियरी किसने दिया था, रिकार्डो ने दिया था। क्या कहा था कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, और वहां पे वस्तु के उत्पादन करने की लागत अलग अलग होती है, इसी कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। अगला प्रश्न, चलिए, स्फीतिक अवसाद का आशय है। स्फीतिक अवसाद क्या होता है भाई, स्फीतिक अवसाद क्या होता है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल। अगला प्रश्न कि स्फीतिक अवसाद का आशय क्या है? तो छोटी सी बात है भैया, स्फीतिक अवसाद, इसे इंग्लिश में और हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि सतत रूप से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, अर्थात क्या आता है, मुद्रास्फीति आता है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ठीक है, बेरोजगारी। चलिए बताइए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप ये बोल रहे हैं, जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि उत्पादन की घटती मात्रा के साथ कीमत वृद्धि, अर्थात स्टैगफ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जहां पे मंदी आती है। मंदी आएगी तो क्या होगा, बेरोजगारी आएगा। मंदी आने का मतलब क्या होता है कि उत्पादन कम हो रहा है, और उत्पादन कम हो रहा है इसका सीधा सीधी मतलब यह है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, अर्थात मुद्रास्फीति आती है। तो ये स्थिति स्फीतिक अवसाद की होती है, जहां उत्पादन की घटती मात्रा के साथ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक खूबसूरत सा प्रश्न है ये, बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। अगर जो अर्थव्यवस्था में क्या किया जाएगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाया जाएगा, तो आप पूरा मुद्रा एवं बैंकिंग में यही तो पढ़ते हैं ना कि देखिए सर जी, अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, मांग में लोगों की वृद्धि आएगी। मांग में क्यों वृद्धि आएगी, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, और जब मांग में वृद्धि आती है तो जाहिर सी बात है, जब मांग बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, है ना। थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। तो देखिए, यदि अन्य बातें समान रहे, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है अर्थव्यवस्था में, तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा कि लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ रही है, अर्थात मांग बढ़ रही है, इसका मतलब कि क्रय शक्ति बढ़ रहा है, अर्थात आय का ऊंचा स्तर। जब मुद्रा पूर्ति बढ़ेगा भैया, तो ऐसी स्थिति में सबके पास मुद्रा क्या होगा, सबके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो उन लोगों के आय का स्तर बढ़ेगा तथा ब्याज का दर क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लोग गलत करते हैं, ब्याज का दर नीचा होगा। आप कहेंगे सर ब्याज का दर नीचा क्यों होगा, तो भाई छोटी सी बात है, जब आप ऑलरेडी अमीर रहेंगे, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा,
तो आप ऋण लेंगे ही क्यों, और अगर जो लेंगे भी तो ब्याज की दर बहुत कम होगी, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति क्या है, अर्थव्यवस्था में ज्यादा है, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग अमीर है भाई, यहाँ पे लोग क्यों ऋण लेंगे, ठीक है। और लेंगे भी तो मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होने की वजह से ब्याज में की दर क्या होगी, कमी रहेगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक देश का भुगतान संतुलन आलेख प्रस्तुत करता है, थोड़ा आराम से, और ऐसे प्रश्नों के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप इस प्रश्न को 10 बार भी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन होगा अगर जो कंसंट्रेट होकर के नहीं देखेंगे क्लास को। तो कंसंट्रेट होके देखिए, एक दो बार कंसंट्रेट होके देख लेंगे तो फिर जिंदगी में कभी ये गलत नहीं होगा। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो भुगतान संतुलन, तो अगर जो इंडिया की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा देश क्या है, भारत। तो भारत जो है दोस्तों ना, अगर जो ये क्या करेगा, चीन के साथ, ठीक है, अमेरिका के साथ, ठीक है, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है, मान लीजिए जापान के साथ, जापान के साथ, मतलब विश्व के जितने भी देश सभी देशों से जो वो लेन देन करता है, एक वर्ष की बात होती है। भुगतान संतुलन क्या होता है, एक वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो एक निश्चित अवधि में अन्य देशों के साथ इसके समस्त आर्थिक लेन देन, ठीक है। तो एक देश का जो भुगतान संतुलन आलेख है, आलेख है, वो हमें ये बताता है कि कोई एक देश है, अर्थात अगर जो भारत है, तो एक निश्चित अवधि में वो विश्व के अन्य देशों के साथ किस प्रकार का लेन देन किया है, चीन से कितना लेन देन किया है, अमेरिका से कितना लेन देन किया है, जापान से कितना लेन देन किया है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उस देश का भुगतान संतुलन आरेख। तो जब एक देश का भुगतान संतुलन आरेख हमें ये बताता है कि एक निश्चित अवधि में अन्य देशों के साथ उसके समस्त आर्थिक लेन देन, अर्थात एक निश्चित समय में एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ जो लेन देन कर रहा है, वही दोस्तों भुगतान संतुलन आलेख हमें बताता है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, थोड़ा आराम से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास ले रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत आसान सी बात है भाई, बहुत आसान सी बात है, बच्चों वाली बात। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, और कोई, ठीक, बताइए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी, सी, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, कि देखिए इसमें से पूछ रहा है कि सही क्या है। तो देखिए, निर्यातों में परिवर्तन होने से विदेशी व्यापार राष्ट्र की आय में हुआ गुणक परिवर्तन, ये क्या इंडिकेट करता है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्तों विदेशी विदेशी व्यापार गुणक, विदेशी व्यापार गुणक, है ना। विदेशी व्यापार गुणक जो होगा, विदेशी व्यापार गुणक हमें क्या बताता है कि जब कोई राष्ट्र क्या करता है, अपने निर्यातों में वृद्धि करता है, अगर जो निर्यात बढ़ाएगा, अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाकर के बेचेगा, तो उस देश की जो राष्ट्रीय आय है ना, उसमें के गुना अर्थात कई गुना परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय में क्या होगा, कई गुना वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो इजी सी बात है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि विदेशी व्यापार गुणक हमें ये बताता है कि जब कोई राष्ट्र अपने निर्यातों में वृद्धि करता है, तो निर्यातों में वृद्धि करने के कारण राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि आती है, जिसे हम विदेशी व्यापार गुणक बोलते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र होगा। खूबसूरत सा प्रश्न, बहुत मजेदार सा है, बहुत मजेदार सा है, बहुत मजेदार सा है। क्या उत्तर होगा भाई,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। इजी सी बात है, लेकिन बहुत अच्छी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है। अगर जो देखिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवधि में अगर जो कोई राष्ट्र आर्थिक विकास कर रहा है तो इसका सीधा सीधी मतलब क्या हो जाएगा कि उस देश के उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। और आपको पता ही है कि जब राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि होता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? दाहिनी ओर विस्थापित होता है। ठीक है, बच्चों वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि जब कोई देश आर्थिक विकास करेगा तो इसका मतलब ये है कि उस देश में उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है। और जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो हम उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर विस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसी देश के विकास स्तर के अनुमान अथवा तुलना के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अभिलक्षण प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अच्छा सा प्रश्न है भाई, इतना सारा बात क्यों हो रहे भाई? आप लोग आदी हो चुके हैं ना एक दूसरे का कि आएंगे तो पहले 20 मिनट क्या करेंगे? गुड इवनिंग करेंगे, हेलो करेंगे, हाय करेंगे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर जो जिसको आप गुड इवनिंग कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं, अगर जो एग्जामिनेशन हॉल में वो आपके बगल में भी बैठ जाएगा तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सबसे पूछने थोड़ी जाएंगे कि आपका नाम संगीता है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम मोहन है कि आपका नाम टीना है। ठीक है, तो यार प्रथम प्रियॉरिटी पढ़ाई देंगे, पढ़ाई पे देंगे तो ज्यादा ठीक हो जाए। और इस बात से कोई रुष्ट ना हुआ करे कि हमको हेलो क्यों नहीं बोला, हमको हाय क्यों नहीं कोई बोला। प्राथमिकता होनी चाहिए पहली क्या? पढ़ाई। क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होता है ना तो हमारे पास क्या होती है? ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो कम से कम स्टार्टिंग के 1 घंटे तो ठीक तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद हेलो हाय करते रहिएगा, है ना? चलिए, तो स्टार्टिंग का कम से कम 1 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है? उसके बाद चल करके हेलो हाय सबसे कर लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि किसी देश के विकास स्तर के अनुमान अथवा तुलना करने के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अभिलक्षण प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अगर जो किसी देश का विकास स्तर देखना है, अर्थात उस देश में आर्थिक विकास का स्तर क्या है, उस देश में आर्थिक विकास का स्तर क्या है, अगर जो ये देखना है तो आप ये कहेंगे कि भैया ये देखना है सबसे पहले कि कृषि से उत्पन्न राष्ट्रीय आय का प्रतिशत क्या है। तो अगर जो कृषि से उत्पन्न राष्ट्रीय आय का प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? कम होगा, अर्थात राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कम होगा, तो हम कहेंगे कि भैया हमारा देश क्या कर रहा है? आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक है, और अगर जो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से ज्यादा है तो इसका मतलब आप कहेंगे कि अभी हमारा राष्ट्र पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्यापार से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत। बिल्कुल ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी देखी गई है ये भी बताता है। और प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग की, एक व्यक्ति कितना ऊर्जा उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, उड़ते हंसों की पंक्ति प्रारूप फ्लाइंग हिज मॉडल का संबंध औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो विशिष्ट है। ठीक है, अभी अभी पता है, अभी बहुत सारे लोग इधर उधर बात कर रहे हैं। जब एग्जाम में, पता है एग्जाम में लोग क्या कहते हैं? कहते हैं सर जी देखिए जो आप करवाए थे वही सब आया था, लेकिन 2 ऑप्शन में से हम एक कंफ्यूज हो रहे थे, 2 में से एक हम कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो वो नहीं कंफ्यूज होंगे, है ना? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं क्या? अच्छी बात है भाई। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, अब आपको यहाँ पे करना बताना चाहिए कि आखिरकार ये पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये फ्लाइंग इज मॉडल क्यों बनाया गया, इसका मुख्य क्या बोलते हैं कि
उद्देश्य क्या था। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बात बतानी चाहिए। तो बताइए कि उड़ते हंसों की पंक्ति अर्थात प्रारूप, जिसे फ्लाइंग इज मॉडल बोलते हैं, का संबंध औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो विशिष्ट है पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए। और इसके अंतर्गत जो पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से किस प्रकार से सॉरी बेहतर तरीके से व्यापार कैसे किया जाए, इस व्यापार को बढ़ाने का उद्देश्य रहा है। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके से आर्थिक क्रिया बेहतर करे, किस तरीके से एक देश दूसरे देश के साथ क्या करे, ठीक तरीके से और सुचारू रूप से व्यापार करे। तो ये पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, टोरेंटो शर्त का संबंध उन शर्तों से है। टोरेंटो शर्त, टोरेंटो शर्त क्या है भाई? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए जरूर। ठीक है, चलिए देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर लिया करिए। चलिए, कि टोरेंटो शर्त का संबंध उन शर्तों से है, किस शर्त से है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। टोरेंटो शर्त का संबंध उन शर्तों से है जिसके अंतर्गत पाश्चात्मक अर्थव्यवस्थाओं ने विकासशील देशों की ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। टोरेंटो शर्त का संबंध उन शर्तों से है जिसके अंतर्गत पश्चात्मक अर्थव्यवस्थाओं ने विकासशील देशों की जो ऋण से जुड़ी समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास किया है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, क्यों होता है भाई? तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, ऐसा क्यों होता है बताइए, ऐसा क्यों होता है भाई? चलिए बता दीजिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो तटस्थ वक्र के अंतर्गत क्या होता है? चलिए, बिल्कुल सही है, डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा? बिल्कुल ठीक है, और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं डी होता है कि वह वस्तु जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ रहा होता है अपेक्षाकृत वो क्या होता है, कम महत्वपूर्ण होता चला जाता है। ठीक है, तो यही तो होता है ना कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के और उन्नतोत्तर क्यों होता है? इसीलिए तो होता है ना कि जिन वस्तुओं को आप बढ़ाते चले जाएंगे वो आपके लिए क्या होती है, कम महत्वपूर्ण होती चली जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं ना। हाँ, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या होता है कि अगर जो x और y है, तो अगर जो x को आप बढ़ाएंगे तो सेम संतुष्टि पे बने रहने के लिए आपको y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अगर जो x की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो सेम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए y की मात्रा आपको क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला, हाँ, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगला, रॉबिन्सन क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर होती है। चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर रॉबिन्सन क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसके बराबर होती है?
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग ए बता रहे हैं और कोई ए के अलावा। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि देखिए सर जी, रॉबिन्सन क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होती है वो उत्पाद प्रवर्तन की सीमांत दर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को ठीक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट पढ़ना। अगला प्रश्न कि उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का कारण क्या है। कल ही मैंने बताया था, कल मैंने करवाया था कि ये मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। ठीक है, नतोदर होने का कारण क्या है भाई, चलिए बताइए। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा होगा बट ठीक है, मैनेज करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि सीमांत उत्पादन रूपांतरण दर क्रमशः बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का कारण यह होता है क्योंकि सीमांत उत्पादन रूपांतरण दर क्रमशः बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्र पर ऊपर की ओर जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। बहुत खूबसूरत सी बात कही गई है, किसके द्वारा कही गई है भाई कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक पद्धति है। ये किसके द्वारा कही गई है, क्यों कही गई है, बताएंगे। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं और कोई सी के अलावा, सभी लोग सी बोल रहे हैं। सबको पता है क्या, सबको पता है, ठीक है। तो ये बात कही थी दोस्तों किन साहब ने कि देखिए अर्थशास्त्र जो है ना उसे सिद्धांत करना, सिद्धांत कहना ज्यादा उचित नहीं है, उसे आप क्या कहिए, एक पद्धति कहिए। और पद्धति में क्या होगा कि एक पैटर्न होता है ना कि अगर जो ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई, ठीक है, तो अब ये एक पैटर्न फॉलो करेगा कि अगर तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई तो लोग क्या करेंगे, मांग में कमी लाएंगे। तो ये क्या हो गया, यह एक पद्धति हो गया, फिक्स पैटर्न है कि अगर जो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो ये कोई थियरी नहीं है, एक पद्धति है। ये बात किन साहब ने कही कि देखिए सर अर्थशास्त्र जो है एक सिद्धांत की अपेक्षा इसे पद्धति कहना ज्यादा ठीक है क्योंकि अगर जो कीमतों सॉरी उन्होंने कहा कि भैया क्या होता है कि ये बात फिक्स होती है कि अगर जो ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा। तो अगर जो कीमतों में वृद्धि होगी, अगर जो ऐसा होगा तो फिर मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, वैसा होगा, ठीक है। और क्या, और क्या कर सकते हैं, और क्या पद्धति है, पद्धति ये है कि अगर जो आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी और अगर जो नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। इसमें भाग्य का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। 95% में बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे लोग भाग्य भरोसे रहते हैं। देखिए 95% ये आपका हार्डवर्क होता है, 5% आपका ये भाग्य होता है। लेकिन ये जो 5% वाली बात है ना वो तभी आएगी जब आप 100% क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। जब आप 100% हार्ड वर्क करेंगे तब जाकर के ये 95% आपका हार्ड वर्क और 5% आपका भाग्य आएगा, ठीक है। आपको ये कहे कि भैया हम 1% मेहनत नहीं करेंगे और भाग्य भरोसे हमारा सिलेक्शन हो जाए, पूरी जिंदगी भर जाइए परीक्षा दीजिए, कभी नहीं होगा। आपको ये लगता है चारे ऑप्शन तो है, उसी में से तो टिक करना है, कैसे भी करके पैटर्न सेट करके कर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, नहीं होगा। तो जब आप कठिन परिश्रम करते हैं ना तब जाके कहीं भी दोस्तों थोड़ा सा ये लक फैक्टर काम करता है और ये जरूरी भी होता है, ठीक है, वो मेहनत करने के बाद ही होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पूर्व योजनाओं की अपेक्षा 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा है। क्या उत्तर होगा भाई, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं।
सी ऊपर से 4 लोग बोल दिए तो हम भी बोल देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या मूल उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना का? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पे आधारित थी? मूलर मॉडल पे, मैक्स मूलर मॉडल पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सब होंगे गलत, जितने भी बी बोल रहे हैं सब होंगे गलत, जितने भी डी बोल रहे हैं सब होंगे गलत। यहाँ पे जितने भी ए बोल रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कोई बोल नहीं रहा है ए, जितने लोग भी ए नहीं बोल रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र पे होने वाले व्यय में महत्वपूर्ण कमी आई। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र पे होने वाले व्यय में कमी किया गया और मानव संसाधन के विकास में क्या किया गया? बढ़ोतरी किया गया। कि किस तरीके से मानव संसाधन का विकास किया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो मूलर मॉडल पे आधारित थी। कब से कब तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? किसी ने कमेंट करके नहीं बताया, याद रखना चाहिए भैया। 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना मैक्स मूलर मॉडल पे आधारित थी। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना और सार्वजनिक क्षेत्र पे होने वाले व्यय में क्या की गई? कमी लाई गई। ठीक है, इजी सी बात है बच्चों वाली। अगला, हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्रमिक काल में आय वृद्धि कैसी होनी चाहिए? चलिए, तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए सर बताइए। बिल्कुल, इतने सारे लोग हैं, अगर जो एक एक पॉइंट भी बताते तो सब कुछ कवर हो जाता। कमेंट ही नहीं करेंगे, हेलो हाय कमेंट करेंगे। कोई कहेगा कि आपने मुझे हेलो नहीं किया, मुझे आपने हाय नहीं किया, तो फिर दूसरा लिखेगा सॉरी गलती हो गई, हेलो। हाँ, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कि हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्रमिक काल में आय वृद्धि क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप बोल रहे हैं कि देखिए सर जी ये बढ़ते परिणाम में होगा। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक का क्रमिक काल में आय वृद्धि क्या होनी चाहिए? बढ़ते परिणाम में होनी चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है जो, क्या उत्तर होगा भाई? एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं का की अधिक संख्या का होना है जो, बताइए भैया। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या होता है प्रॉपर्टीज? मान्यता क्या होती है एकाधिकारिक प्रतियोगिता का? किसी को याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ठीक है, अच्छा, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है कि कम होती है? यस नो में बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत होती है, इसे यस करना है, और बहुत नहीं होती है, इसे नो करना है। यस नो में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है क्या? बताइएगा। चलिए, तो इस प्रश्न की अगर जो मैं बात करूं तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि देखिए सर जी बहुत सारे होते हैं, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्या होते हैं? बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन ये समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, अर्थात एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है,
तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है जो स्वतंत्र व्यापार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे जब आप ट्रेन में यात्रा करते होंगे, ठीक है, तो कभी कभी देखते होंगे कि एक आता है पावर बैंक लिए हुए, और वो पावर बैंक जो होता है वो सब तो पावर बैंक ही है, मोबाइल चार्ज करने के लिए ही आता है, लेकिन किसी का कलर अलग होता है, किसी का आकार अलग होता है, ठीक है, वो किसी कंपनी का नहीं होता है, वो चालू कंपनी का होता है। वो क्या होता है, वो चालू कंपनी का होता है। उसको ऐसे ही रैंडमली कोई एक आदमी बना करके भेज देता है, दे देता है, कहता जाओ ट्रेन में भेज दो, जब तक वो यात्रा खत्म करेंगे तब तक क्या होगा, पावर बैंक खराब भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आप बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में निम्नलिखित समितियों में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि भारत में निम्नलिखित समितियों में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन क्लास होती है शाम को 7 बजे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए इत्मीनान से, तब तक जुड़िए जब तक सिलेक्शन ना हो। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जितने भी डी बोल रहे हैं सब क्या बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। जितने भी डी बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अगर जो एग्जाम में आप ऐसा करेंगे तो डी सही उत्तर देते हुए भी हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन पे नंबर न मिले। ठीक है, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अगर जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है और 2 उत्तर अगर जो उसमें से सही है, तो जो पहला वाला विकल्प है उसको आपको टिक करना है। अर्थात सी और डी में पहले कौन आता है, सी आता है, आपको सी पे टिक करना है। अगर जो आप डी पे टिक करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में नंबर न मिले। ठीक है, आयोग का मानना होता है कि डी जो है वो मिसप्रिंट है, सी दिया था तो आपको सी करना चाहिए था। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक लेखा समिति, अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में निम्नलिखित समितियों में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी रही हैं। तो संसद की जो वित्तीय समितियां रही हैं वो सार्वजनिक लेखा समिति, अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति रही है, 3 रही हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक, सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। चलिए, अंबिका कुमारी जी गुड इवनिंग। देखिए, ये जो प्रश्न है ना कि भारत में कृषि आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया, इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने जब भी आए ना तो बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट होके इसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न जो होते हैं ना आपके पेपर में कुछ इसी प्रकार के आ जाते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट होते हैं। और थोड़ा सा ईयर इधर उधर हुआ तो सारा काम खत्म हो जाता है। फिर आपको लगता है कि बच्चों वाला प्रश्न तो हम सही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपके कॉन्फिडेंस को पॉइंट, अगर जो आपके कॉन्फिडेंस की बात करें तो ऐसे प्रश्नों को सही अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, 1965 में, बिल्कुल ठीक है। और बाद में 1985 में इसे क्या नाम दिया गया, ये कौन बताएगा। ठीक है, तो भारत में कृषि आयोग की जो स्थापना होती है भैया वो होती है 1965 में, लेकिन इस कृषि आयोग को बदल दिया जाता है, इसका नाम कब, 1985 में। तो फिर क्या रखा जाता है, ठीक है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि लागत व कीमत आयोग। ठीक है, कीमत आयोग ये कब बना दिया गया भैया, इसका नाम चेंज कर दिया गया कब, 1985 में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और यही आयोग क्या करता है दोस्तों, यही आयोग क्या एमएसपी की घोषणा यही करता है क्या,
एमएसपी की घोषणा यही करता है? कमेंट करके बताइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात किसी आयोग के द्वारा की जाती है क्या? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में कृषि आयकर निम्नलिखित सरकारों में से किस सरकार के द्वारा लगाया जाता है? बच्चों वाली बात है भाई। मैं बार अच्छा, राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या है? बिक्री कर है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? बिक्री कर का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट होते हैं जिसकी बिक्री होती है उस पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। उसके बाद जो आता है भैया वो आता है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर, मनोरंजन में क्या होता है कि अगर जो आप क्या कर रहे हैं कि मूवी देखने जा रहे हैं, आप थिएटर जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप पिक्चर देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो टिकट आप खरीदते हैं उस पे आप टैक्स देते हैं। ठीक है, जो आपके शहर में सर्कस वाला आता है, ठीक है, आपके शहर में सर्कस वाला आता है कि नहीं आता है? ओपी शर्मा आते होंगे इलाहाबाद में जो लोग होंगे, तो लखनऊ में भी ओपी शर्मा आते हैं, कानपुर में भी आते हैं, मतलब इधर आते हैं अच्छे अच्छे शहरों में। तो अगर जो आप सर्कस देखने गए हैं तो वहां पे भी जब टिकट खरीदेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। और ये किस प्रकार का टैक्स है? ये टैक्स जो है वो मनोरंजन कर है और ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि जब भी कोई मूवी टैक्स फ्री करनी होती है, तो जब भी कोई पिक्चर टैक्स फ्री करना होता है तो उस पिक्चर के जो डायरेक्टर और एक्टर होते हैं वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से मिलते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, केंद्र सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है, मुद्रा की मांग के केंसियन सिद्धांत के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग होती है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा की मांग के केंसियन सिद्धांत के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग क्या होती है? क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। तो केन साहब की अगर जो बात करें भैया, तो उन्होंने क्या बताया था कि लेन देन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग क्या होती है। अब कुछ लोग देखेंगे यहाँ पे ब्याज के प्रति लोचदार, तो ब्याज के प्रति इन्होंने क्या बताया था? लोचदार नहीं बताया था, बेलो सॉरी हाँ, ब्याज के प्रति लोचदार बताया था। ठीक है, ब्याज के प्रति लोचदार। कीमत के प्रति क्या बताया था? इसके प्रति इन्होंने बताया था बेलोचदार। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ब्याज के प्रति लोचदार बताया था और कीमत के प्रति बेलोचदार बताया था और फिर आय के प्रति लोचदार बताया था। ठीक है, तो ब्याज और आय के प्रति लोचदार बताया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, 1 और 3 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा जो मानव के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि उसे हम नियंत्रित नहीं करते हैं तो संकट तथा भ्रम का साधन बन जाता है। इस कथन के लिए हम किसको श्रेय देते हैं, है ना? चलिए कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, थोड़ा आराम से करिए, कितना आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला है ना? बात सही है भाई, पैसा रहेगा तो आपके लिए वरदान है, आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, है ना? लेकिन अगर जो पैसे को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मुसीबत भी बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारे कितने सारे माननीय लोग हैं, ठीक है, कितने संसद हैं, कितने विधायक हैं जिन्होंने पैसा तो खूब कमाया और खूब आनंद भी उठाया, लेकिन बाद में जब उनके विरुद्ध जांच हुई तो क्या हुआ? उनके लिए ये संकट बन गया। ठीक है, बना कि नहीं बना? तो ये बात कही गई थी रॉबर्टसन साहब के द्वारा, तो DH रॉबर्टसन के द्वारा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अच्छा सा प्रश्न है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम रहती है, ऐसा क्यों होता है भाई?
सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। कब शुरुआत हुई थी, कहां पे शुरुआत हुई थी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है भैया, ये होती है 2004 में। और ये सरकार की एक ऐसी पहल थी कि देखिए, हम लोगों से काम लेंगे और उनको नगदी रूप में पैसा नहीं देंगे, उनको क्या देंगे? उनको हम अनाज देंगे। ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें नगद मजदूरी रूप में नहीं दी जाती है, बल्कि अनाज के रूप में दी जाती है। ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नगदी रूप में दिया जाएगा, तो जो मजदूरी करेगा वो क्या करेगा? वो जाके जूस पी लेगा। तो फिर घर वालों को कैसे अनाज मिलेगा? घर वाले 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे, है ना? तो इसलिए उनको अनाज दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको जूस नहीं पीना है, आपको घर जाना है और घर जा करके ये सामान ले जाइए और घर जाकर के बना करके फिर आप क्या करिए कि भोजन करिए। बहुत सारे कारण थे इसके, एक कारण नहीं थे। ऐसा नहीं था कि सरकार पैसा नहीं दे सकती, लेकिन सरकार ने पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि पैसा बर्बाद हो जाता। अधिकतर गाँव में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। 400 रुपए मजदूरी करके आए, 300 रुपए उधर ही खत्म कर दिए। फिर गिरते पड़ते आए, 100 रुपए कहीं किसी ने क्या कर लिया, छीन लिया। तो उससे परिवार की जीविका नहीं चल पाती है। क्या उत्तर होगा भाई? कि केन्सियन सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर क्या होगा? देखिए भैया, छोटी सी बात है। केन्सियन साहब अपने मुद्रा मांग केन्सियन सिद्धांत साहब ने अपनी थियरी के अंतर्गत क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, जो मांग होती है ना, उसमें और जो बांड जो होता है ना, इसमें विपरीत संबंध देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर जो मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, तो बांडों में क्या आ जाएगी? बांडों की मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अर्थात डी होगा ना। तो उन्होंने मांग तथा बांड के बीच क्या बताया था? विपरीत संबंध बताया था। बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं। और मुद्रा की मांग कितने उद्देश्यों के लिए की जाती है? तो मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। इसके लिए पहला लेन देन के लिए, दूसरा सतर्कता के लिए और तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, सामान्यतः मांग रेखा। मांग की रेखा कैसी होती है भाई? और जो लोग भी नए हैं, अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है। चलिए बताइए कि सामान्यतः मांग की रेखा क्या होती है भाई? इजी सा प्रश्न है कि नहीं है? इजी सा प्रश्न है कि नहीं है ना? बच्चों वाला प्रश्न है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बता रहे हैं। बी के अलावा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा क्यों होता है कि सामान्यतः मांग की रेखा बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरती हुई होती है? इसका मतलब, इसका क्या कारण होता है? तो आपको बताना चाहिए कि सर जी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता जो होती है वो कम होने लगती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि जब आपको प्यास लगी है और कोई आपको 1 गिलास पानी ला करके देगा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब दूसरी गिलास का पानी आपके पास आएगा, तो जितना महत्वपूर्ण पहली गिलास का पानी था, उतना महत्वपूर्ण दूसरी गिलास का नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 5-6 नंबर की जब क्लास आ गई तो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्यास क्या हो चुकी है, बुझ चुकी है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि किस का रोजगार व आय सिद्धांत जुड़ा है। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। जो लोग भी नया एडमिशन लेंगे कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, आपको क्लास नंबर 1 से लेकर के सारी क्लासेस मिलने वाली है। वहां पे आप आराम आराम से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम नोट्स 1 घंटे जरूर पढ़िए। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ सुधार करना है, फिर आप उस टॉपिक को पढ़िए जहाँ पे गलती हो रही है, फिर नेक्स्ट टेस्ट दीजिए और अगले टेस्ट में वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, करंट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्तों। बस आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कम समय में बेहतर ढंग से आप हमारे साथ इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल सारा बैचेज अलग अलग है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बात करें, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबका बैच अलग अलग है, सारे बैचेज अवेलेबल है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं कुछ लोग। तो जितने लोग भी बी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि किन का रोजगार वो आय का सिद्धांत जुड़ा हुआ है अनैच्छिक बेरोजगारी से। और अनैच्छिक बेरोजगार का मतलब क्या होता है, ऐसे बेरोजगार जो प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोलेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी बोलेंगे। ठीक है, अर्थात आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है। ठीक है, जैसे कि लोग क्या, जैसे सभी लोग वर्तमान समय में देखिए कितने सारे लोग हैं चाहते हैं कि भैया हम कोई काम करें, लेकिन भैया उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में सत्य नहीं है। बेहतरीन सा प्रश्न। तरलता जाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई। अरे भाई संख्या कम है तो अच्छी बात है ना। ये क्या है, कंपटीशन का दौर है। जो नहीं पढ़ रहा है शायद उसकी उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छे से आप कर रहे हैं। सभी लोग तैयारी कर लेंगे तो कितने लोग का सिलेक्शन हो, सभी लोग सभी लोग तैयारी कर लेंगे तो ऐसा थोड़ी है, जितनी सीट है उतना ही तो होगा। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, जो लोग लगातार पढ़ेंगे उनका जरूर सिलेक्शन होगा। जो लोग ओकेजनली पढ़ते हैं कि चलो परीक्षा आएगा तो देखा जाएगा, तो जब परीक्षा आता है तो वो बस इधर उधर भागते रहते हैं, कहीं इधर बैच परचेज करेंगे कहीं उधर परचेज करेंगे। ठीक है, 50 जगह से नोट्स मंगाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी किताबें मंगाएंगे और पढ़ पाएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए, तो जितने लोग हैं उतने लोग सिंसियरिटी से पढ़िए। क्या उत्तर होगा भाई, कि निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति बेलोचदार होती है। नहीं भैया, बेलोचदार नहीं होती है, ये होती है, ये क्या होती है, ये होती है लोचदार। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। के ब्याज दर सिद्धांत के अनुसार, अब देखिए जो नहीं प्रैक्टिस करेगा ना वो चाहे कितनी भी किताब पढ़ ले, इस प्रश्न को वो गलत करेगा। मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस सेशन का बहुत महत्व होता है। अब आप इसको कितना भी पढ़ लीजिए, अगर जो इस प्रश्न को प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो जरूर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, ठीक है, थोड़ा आराम से, बिल्कुल
क्या बोल रहे हैं? सभी लोग सी बोल रहे हैं। सी में ऐसा क्या है भाई? सी में ऐसा क्या है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं आप अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कि देखिए उन्होंने ये कहा था कि L1 तथा LU जो होगा वो आय के प्रति लोचदार होगा, जबकि जो L3 होगा वो ब्याज के प्रति होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपने कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं जानते होंगे, और इसको एक लाइन में डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। तो किन्स के ब्याज दर सिद्धांत के अनुसार L1 तथा L2 आय के प्रति लोचदार होता है और L3 जो होता है वो ब्याज के प्रति। अगला प्रश्न, आय स्फीति से अभिप्राय क्या है? बच्चों वाला प्रश्न है भाई, बच्चों वाला प्रश्न है। और जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतने लोग लाइक भी नहीं किए हैं, ऐसा क्यों है? लाइक थोड़ा सा कर दीजिए। देखिए जितने लोग लाइव हैं उतना भी लाइक नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं 2-2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, फिर भी आप लाइक शेयर नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा? बताइए सर। सी बोल रहे हैं, और कोई? सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो देखिए आय स्फीति अर्थात आय स्फीति का मतलब क्या हो गया कि जब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो आय में वृद्धि होने के कारण लोग अपने मांग को बढ़ा रहे हैं, और मांग बढ़ रहा है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में क्या आ जा रही है? महंगाई आ जा रही है। और अर्थव्यवस्था में जब महंगाई आ जाती है तो इसे ही हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, तो आय स्फीति से अभिप्राय क्या है कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। लोगों की आय में वृद्धि होने से लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, जब मांग बढ़ेगा तो कीमतों में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि होना ही महंगाई कहलाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही है। तो जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही है, तो जब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो लोग मांग बढ़ा रहे हैं, मांग बढ़ा रहे हैं तो कीमतों में वृद्धि हो रही है। बच्चों वाली बात। अगला, मौद्रिक विभ्रम। मौद्रिक भ्रम कब होता है भैया? मौद्रिक भ्रम की बात किस अर्थशास्त्री ने कहा था? याद है? मौद्रिक भ्रम की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कही गई थी? याद है? याद है कि नहीं याद है? मौद्रिक भ्रम के बारे में किस अर्थशास्त्री ने कहा था? जिसमें लोगों को लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो अमीर नहीं हो रहे होते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। और क्यों कमी आती है? कीमतें जब बढ़ती हैं, कीमतों में वृद्धि होती है, तो मुद्रा के मूल्य में क्या आती है? कमी आती है ना? तो क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं कुछ लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा कि यह तभी महत्वपूर्ण है जब स्थिति धीमी होती है। कहा जाता है ना कि अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति का होना जरूरी है। ठीक है, 3 से 7% के बीच में अगर जो किसी देश की मुद्रास्फीति है तो कहा जाएगा कि वो देश ठीक ठाक काम कर रहा है, क्योंकि मांग व पूर्ति क्रियाशील है। ठीक है, परंतु भागती स्फीति में यह समाप्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, और ये स्फीति की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, अर्थात ये महंगाई को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि अब तो हम क्या हो रहे हैं? अमीर हो रहे हैं। और जब आपको लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं तो आप मांग को ज्यादा करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं कि 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएगा। सभी लोग का उत्तर ठीक है। एक बार ये प्रश्न मैं करवाया था तो शायद गलती से 1 और 3 बता दिया था, तो 1 और 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला, मुद्रा एक परिसंपत्ति है, उसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों के मांग के साथ ही निर्धारित होती है। ये विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? बिल्कुल ठीक है, बताइए भाई। बिल्कुल, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? फ्रीडमैन। अच्छा भाई, तो जितने लोग भी फ्रीडमैन बोल रहे हैं आप ठीक बोल रहे हैं कि देखिए
सर जी मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों के मांग के साथ ही निर्धारित होती है। ये विचार किसने दिया था? वो फ्रीडमैन साहब के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों के मांग के साथ ही निर्धारित होती है। मतलब आसान भाषा में कहें तो आपको अगर जो एक कुर्सी खरीदना है, अर्थात अगर जो आपको एक चेयर खरीदना है तो आपकी चेयर की मांग है, तो चेयर की मांग है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि पैसे की मांग करेंगे। किससे करेंगे? अगर जो आप खुद नहीं कमाते हैं तो अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि हमको क्या कर दीजिए, हमको 2000 रुपए दे दीजिए, हमको क्या खरीदना है? एक चेयर खरीदना है। तो मुद्रा की मांग आपको किसी वस्तु की मांग है और इसी वस्तु की मांग की पूर्ति करने के लिए आप मुद्रा की मांग क्या कर रहे हैं? किसी और से कर रहे हैं। तो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार। ये विचार किसने दिया? क्या उत्तर है रे भाई? और देखिए एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब भी कोई मतलब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन चीजें भूल जाती हैं, तो उसको ठीक तरीके से हमारी समझ से दोस्तों जो सबसे बेहतर उपाय है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किन्स की थियरी को पढ़ा, ठीक है। अगर जो मान लीजिए कि आपने किन्स के किसी एक सिद्धांत को पढ़ा, तो अगर जो किन्स के किसी एक सिद्धांत को पढ़ा तो मान लीजिए इसमें आपको 1 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो ठीक है, 1 घंटे में पूरी इनकी थियरी को पढ़ लीजिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप किताब को साइड कर दीजिए, नोट्स को साइड कर दीजिए, जो भी आपके पास है। चाहे आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो वीडियो को बंद कर दीजिए, या एप्लीकेशन पे आप नोट्स को पढ़ रहे हैं तो नोट्स को बंद कर दीजिए। उसके बाद एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और एक सादा पन्ना निकाल लीजिए। उसमें 10 मिनट में आप सिस्टमेटिक वे से इस थियरी को लिखने का प्रयास करिए कि अभी जो हमने 1 घंटे पढ़ा है किन्स की थियरी को, इसको 10 मिनट में हमको क्या करना है? लिखना है, ठीक है। मुझे पता है कि 99% लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं उसको 99% लोग नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट यही तरीका है कि जो चीजें आप पढ़ें वो आपको भूले नहीं। तो अगर जो 1 घंटे किसी थियरी को आपने पढ़ा है तो सब कुछ साइड कर दीजिए, मोबाइल साइड कर दीजिए, लैपटॉप साइड कर दीजिए, जो भी आपके पास चीजें हैं, किताब है, कॉपी है, जो भी है उसको साइड कर दीजिए। एक सादा पन्ना ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और जो थियरी आपने पढ़ा है, जितनी चीजें याद आ रही है एटलीस्ट उतनी चीजों को लिखिए। लेकिन अब आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहेंगे सर जी इतना मेहनत कौन करेगा, अब तो आदी हो चुके हैं कि क्वेश्चन आप आएंगे आप बता ही देंगे, हम बस मोबाइल में देखते रहेंगे, आप क्वेश्चन भी हमारे सामने ला देंगे और आप बता भी देंगे, तो हमको एफर्ट करने की क्या जरूरत है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, फ्रीडमैन बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि देखिए मौलिक नीति का क्रियान्वयन निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? फ्रीडमैन साहब के द्वारा कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों वाला प्रश्न है, चलिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिखने वाला प्रोसेस लेंदी है। मुझे पता है 99% लोग ये काम नहीं करेंगे। कुछ लोग को लगेगा सर तो ऐसे ही बोल दिए, चलिए कोई बात ना। क्या उत्तर होगा भाई? किसने कहा कि देखिए भैया आप लोगों के आय पर टैक्स ना लगाइए, जब लोग व्यय कर रहे हैं तब उनसे आप टैक्स लीजिए, ठीक है। व्यय कर रहे हैं मतलब किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, कहीं होटल में रह रहे हैं, ठीक है, भोजन पे वो भोजन कर रहे हैं, तो जब वो आय प्राप्त कर रहे हैं तब उन पर आप टैक्स मत लगाइए। जब वो लोग पैसा व्यय कर रहे हैं तब टैक्स लगाइए, ठीक है। ये बात कही गई थी कॉल्डोर साहब के द्वारा और ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात है। अगर जो ऐसा हो जाएगा दोस्तों
तो काफी सुविधा हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा तो काफी सुविधा हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार को जो आय है वो कम मिलेगा। सरकार को आय जो है वो कम मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न। इस सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। चलिए, अनीश जी, राजन जी, दीक्षा सिंह जी, रीता जी, अमरेश यादव जी, आशुतोष जी, पूजा मिश्रा जी, ब्यूटी सिंह जी, अरुधति देवी जी, कुमारी जी। चलिए, प्रेम नारायण पांडे जी, शिवानी श्रीवास्तव जी। चलिए बताइए भाई। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हम्म, हम्म। जब मैं कमेंट पढ़ने लगता हूँ तो एक दो लोग कमेंट को डिलीट कर देते हैं कि सर जी नाम देख रहे हैं, पढ़ लेंगे कि हमने क्या कमेंट किया। मैं हमेशा कमेंट देखता रहता हूँ। ठीक है, मैं कल बताया था ना कि आप हमसे तेज नहीं है इस मामले में। जैसे आप टाइप करते हैं मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए, तो डिलीट ना किया करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्रस्ताव वक्र की बात करें तो किसने दिया था भैया? प्रस्ताव वक्र की बात करें तो प्रस्ताव वक्र का संबंध किससे है? जेएस मिल साहब। ठीक है, पारस्परिक मांग का सिद्धांत कहाँ गए? यहाँ पे। ठीक है, लाफर वक्र की बात करें तो लोक राजस्व से, बिल्कुल सही है। लारेंज वक्र और गिनी गुणांक की बात करें तो असमानता से, और विकुंचित मांग वक्र की बात करें तो अल्पाधिकार कहाँ पे है भाई? अल्पाधिकार कहाँ पे है? एक सेकेंड, अल्पाधिकार एक सेकेंड। विकुंचित मांग वक्र की बात करें तो अल्पाधिकार मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति। हाँ ठीक है, तो मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति, ये जो दिया गया इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सम्मिलित कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, प्रस्ताव वक्र का संबंध पारस्परिक मांग से है, लाफर वक्र जो है लोक राजस्व से, लारेंज वक्र और गिनी गुणांक आय असमानता से, और विकुंचित मांग वक्र मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति से। अगला, एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच कैसी होती है? बच्चों वाली बात है। एंजल साहब, याद आ रहा है? एंजल साहब का कहाँ के थे? कहाँ के थे भैया? ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, जर्मनी के थे। ठीक है, ये जर्मन अर्थशास्त्री थे दोस्तों। और इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों के समूहों को लिया और उन्होंने ये अध्ययन किया कि जब इन लोगों के आय में वृद्धि हो रही है ना, तो खाद्य पदार्थ के अर्थात भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आ रही है। ठीक है, भोजन पे जो लोग व्यय कर रहे हैं, आय बहुत तेजी से आगे जा रहा है, लेकिन उस अनुपात पे भोजन पे व्यय वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भोजन पे व्यय जो है वो उनका कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? इकाई से कम हो जाएगा। फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन में बताया कि कपड़े पर, ठीक है, कपड़ा और मकान पर होने वाला व्यय जो है वो स्थिर है, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ रही है उसी अनुपात में कपड़े और मकान पे होने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है। तीसरी कंडीशन ने बताया कि जब जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है, वो अपने आय से ज्यादा व्यय कर रहे हैं किस पे? मनोरंजन पे, मनोरंजन पे और विलासिता की वस्तुओं को परचेज करने में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म, इंपॉर्टेंट है भाई, परस्पर निर्भरता का संबंध है भाई, किससे है बताइए? चलिए, क्या उत्तर होगा? परस्पर निर्भरता का संबंध है, किससे संबंध है बताइए? परस्पर निर्भरता कहाँ पे देखी जाती है इस प्रतियोगिता के अंतर्गत भाई? यहाँ पे किस प्रतियोगिता की बात हो रही है? कमेंट करके बताइए। परस्पर निर्भरता जो है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि देखिए, जब कोई एक फर्म अपने कीमतों को निर्धारित करती है तो कीमत निर्धारित करते समय अपने प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान रखती है।
ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत, अल्पाधिकार के अंतर्गत। अर्थात अल्पाधिकार में क्या होता है दोस्तों, कुछ फर्में होती है, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 12 से कम फर्में होती हैं, और ये परस्पर आत्मनिर्भर होती हैं फर्में। क्यों होती हैं? क्योंकि भैया अगर जो एक फर्म भी कीमत में कमी लाएगा ना, तो सारे फर्म कीमत में कमी लाने लगेंगे, और फिर सभी के मध्य क्या होगा? कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। और जब कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो सबको क्या होगा? सबको नुकसान होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में यहीं पे क्या होता है? कार्टेल का निर्माण होता है। और कार्टेल क्या होता है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, जो निर्धारित करता है कि हमारी पूर्ति क्या होनी चाहिए, हमारी कीमत क्या होनी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नई फर्मों को प्रवेश करने से और नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने से रोका जाए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तक में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोकप्रिय किस अर्थशास्त्री के द्वारा बनाया गया? क्या उत्तर होगा भाई, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी सी बात, अच्छी सी बात, बहुत प्यारी सी बात इन्होंने कही थी। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जैसे जैसे जब मांग में वृद्धि होगी ना, तो मांग में वृद्धि के कारण, ठीक है, जब मांग में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि के कारण ऐसी स्थिति में क्या होता है? वस्तुओं की मांग बढ़ती चली जाती है निरंतर, ठीक है। और इसी के विपरीत क्या होता है कि वस्तुओं के मांग में वृद्धि होने से, वस्तुओं के मांग में जब वृद्धि होती है तो वस्तुओं की कीमतों में भी क्या होने लगेगा? वृद्धि होने लगेगा। वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होने लगेगा। और उसी तरीके से इन्होंने बताया कि अगर जो मांग में कमी आएगी तो वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी। तो दोनों पक्षों को इन्होंने बताया। किसने बताया भैया? मार्शल साहब ने बताया, ठीक है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों की पुस्तकों में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोकप्रिय बनाया मार्शल साहब ने। क्या कहा कि अगर जो मांग बढ़ेगा तो मांग में बढ़ने के साथ साथ कीमतों में भी वृद्धि होगी, और जब कीमतों में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में मांग में क्या आ जाएगी? कमी आने लगेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कहा कि जब मांग में वृद्धि होगी तो कीमतों में भी वृद्धि होगी, और जब कीमतों में वृद्धि होने लगेगी तो वस्तु की मांग में क्या आने लगेगी? कमी आने लगेगी, ठीक है। अगला, तटस्थता वक्र उस समय अब सामान्य रूप का होता है जब चयन की समस्या होगी। बेहतरीन सा प्रश्न है। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जितने लोग भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे वो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे नहीं जानते होंगे, छोटी सी बात है, और इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी है भाई। तो तटस्थता वक्र उस समय अब असामान्य रूप का होता है जब चयन की समस्या होती है प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और जोखिमों में। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और देखिए, जितने लोग भी अभी तक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए, आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप विश्वास मानिए कि जब आपका एग्जाम करीब आ जाता है ना, तो फिर आप उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाते। आप केवल इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें चलने लगती हैं। तो जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाता है ना, तो फिर तो आदमी परेशान हो जाता है। तो अभी आपके पास समय है। अब आप अपने स्वस्थ दिमाग से और आराम आराम से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करें, बहुत सारी क्लासेस हैं, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। एडमिशन ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? अब इसमें भी गलती हो रही है, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। अब इस प्रश्न में भी गलती हो रही है।
क्यों गलत हो रहा है भाई? बी होना चाहिए ना भैया। ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी ना, बिल्कुल सही है सर। कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर पुनः आरंभ की गई? तो पंचायती राज प्रणाली की जो है पंचायती राज प्रणाली किस कमेटी की सिफारिश पर पुनः आरंभ की गई? तो वो थी दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जनवरी 1957 में, बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का गठन किया गया। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत परिषद और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस बात को याद रखिएगा। जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य होती है तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं। एक प्रश्न पक्का, किसी भी इकोनॉमिक्स के पेपर को उठा के देख लीजिए, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है, वस्तु की प्रकृति और उसके मांग की लोच से। ठीक है, वस्तु की प्रकृति कैसी है और उसकी लोच कैसी है। ठीक है, एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सबको पता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को पता नहीं होगा। तो बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, स्वतंत्र वस्तुएं जो होती हैं उनकी आड़ी लोच क्या होती है? शून्य होती है। जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं इसके लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। स्थापन वस्तुओं के लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। पूरक वस्तुओं के लिए कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। पूर्ण प्रतिस्थापन के लिए कैसी होती है? अनंत होती है। पूर्ण प्रतिस्थापन के लिए इनफाइनाइट या अनंत होती है। तो ये 4-5 में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में आएगा कि वस्तु की प्रकृति और उसके मांग की आड़ी लोच क्या होती है। तो स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच शून्य होती है, विलासिता की वस्तुओं के लिए, स्थापन वस्तुओं के लिए और सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि जब आपकी आय बढ़ रही है तो आप उसके मांग को बढ़ा रहे हैं। पूरक वस्तुओं में क्या हो रहा है कि मांग की आड़ी लोच क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि जब एक वस्तु की कीमतों में वृद्धि आ रही है तो दूसरे एक वस्तु की कीमतों में वृद्धि आने के कारण उसके मांग में कमी आएगी, और जब उसके मांग में कमी आएगी तो उससे संबंधित जो वस्तु है उसके मांग में भी कमी आ जाएगी। जैसे अगर जो कार और पेट्रोल है, ठीक है, जैसे कार हो गया और पेट्रोल, ये क्या है? ये पूरक वस्तु है। तो अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो लोग कार कम खरीदेंगे। जब लोग कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग कम होगी। कोई पेट्रोल लेकर के अपने घर थोड़ी रखने के लिए खरीदता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का किस आधार पे अनुमान लगाया जाता है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, जितने लोग लाइव रहते हैं ना उतना भी लाइक नहीं होता है। ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं होती है क्लास के लिए। तो निवेदन है सभी लोगों से कि आप कृपया करके वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी तो यार आप ही की बनती है, और किसकी? मैं आपके लिए ही तो रोज आता हूँ क्लास लेने कि आप बेहतर कर पाए। ठीक है, नहीं तो मेरा क्या है यार। ठीक है, वही ना होता है कि जैसे हर जगह पे, अन्य जगहों पे आप देखते होंगे कि एक दो लोग आते हैं, बैच अनाउंस कर देते हैं, सप्ताह में एक दिन आएंगे लाइव और एक दिन आकर के बैच अनाउंस कर, हर सप्ताह में आएंगे लाइव और बैच अनाउंस करके चले जाएंगे। लेकिन मैं आपके साथ रोज लगा रहता हूँ, मैं रोज आपके साथ लाइव आता हूँ, मैं आपको रोज प्रैक्टिस करवाता हूँ। और मैं विश्वास से कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर जो आप ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप पेपर दे के आइएगा, कुछ भी इधर उधर से आने वाला नहीं है। एक दो प्रश्न तो ठीक है अपवाद होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी, इतनी मिल जाएंगी कि आपको सफलता यहीं से मिल जाएगी, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि लाइक शेयर किया करिए,
है ना। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान किस आधार पे लगाया जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। खुराक में कैलोरी के आधार पे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। खुराक में कैलोरी के आधार पे, अर्थात जो लोग गांव में रहते हैं उनको कितना कंज्यूम करना चाहिए, 2400 कैलोरी। ठीक है, 2400 कैलोरी। और जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो शहर में हैं, उन्हें कितना कंज्यूम करना चाहिए, 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी, है ना। और देखिए ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, मुझे बहुत जगहों से ऑफर मिलते हैं, बहुत जगहों से ऑफर मिलते हैं कि सर आ जाइए हमारे यहाँ पढ़ाइए, हम इतना पैसा देंगे, हम उतना पैसा देंगे। आए दिन मुझे ऑफर मिलता रहता है, लेकिन पता है कि ये मेरा खुद का मानना है ना, कि यार अगर जो दूसरे के महल का दरबार बनने की जरूरत नहीं है, अपनी झोपड़ी है ना उसी का मालिक बने रहिए, एक दिन आपके पास भी महल होगा, है ना। तो यार दूसरे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी आदमी काम करेगा, अपने पे काम करेंगे, अपने पे मेहनत करेंगे। नहीं तो मैं जितना यहाँ पे प्रयास करता हूँ, अगर जो उतना मुझे जो ऑफर मिलते हैं वहां पे मैं कर दूं तो बहुत पैसा मुझे मिलेगा, ठीक है, बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन मेरी मनोदशा यही है कि नहीं भैया, अपना करेंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जहाँ पे छात्र क्या करें, परेशानी महसूस करें। बहुत सारे छात्रों का मेरे पास फोन आता है कि सर हमने वहाँ एडमिशन लिया, पढ़ाया नहीं जा रहा है, सर हमने यहाँ एडमिशन लिया, पढ़ाया नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप आइए, जिस दिन आप इकोनॉमिक्स की क्लास ज्वाइन करेंगे उसी दिन आपको 150 क्लास मिल जाएगा, उसी दिन 150 क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जब परीक्षाएं होती नजदीक आती चली जाएंगी तो क्लास होता चला जाएगा। और मेरा यही मानना है कि देखिए इकोनॉमिक्स 200 से कम लेक्चर में खत्म हो ही नहीं सकता। अगर जो आप ठीक से पढ़ते हैं तो 50-50 मिनट की कम से कम 200 लेक्चर होनी चाहिए। उसमें करंट को मिला दिया जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस मिला दिया जाए, तो भैया मेरा तो उतने में ही हो पाता है। मैं जो भी बैच देता हूँ झारखंड में, अभी मैंने 180 क्लास लिया था। 180 क्लास, सोचिए लोगों को लगता है सर जी 2000 फीस लेते हैं, 2000 में मैं आपको 180 क्लास दे रहा हूँ, वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, 50-50 मिनट की क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, मैं आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। फीस कहाँ ज्यादा है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी आपको दे रहा हूँ कि भैया ठीक है, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। अब इससे सस्ता क्या होगा यार। तो लोग कहते हैं सर फीस ज्यादा है, फीस कहाँ ज्यादा है भैया। चलिए अगला प्रश्न कि करों की दर घटने से कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, यह मत किसका है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, लुकास साहब। लुकास नहीं साहब होंगे भैया, लाफर साहब होंगे, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। किस आकार का होता है भैया, ये उल्टे यू आकार का होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये बताइए कि लेफर बकरे जो होता है वो किस आकार का होता है। तो ये होता है ये क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, ये क्या होता है, उल्टे यू आकार का होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो करों की दर घटने से कर राजस्व में वृद्धि होता है, ये बात कही थी लेफर साहब के द्वारा। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस सामान्य मूल्य का अर्थ है, और ऐसा नहीं है मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है कि जो हम बताएंगे वही पेपर में आएगा, लेकिन हम इतना आपको करवा देते हैं कि कुछ छूटता ही नहीं है। एक बेचारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है, और हम लोग कितनी क्लास कर रहे हैं। हम लोगों की यूट्यूब पे क्लास 500 नंबर की क्लास बहुत जल्दी हो जाएगी। ये क्लास कितनी है, 482 नंबर की क्लास है,
सोचिए हम लोगों ने कितना किया होगा, कितने क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा होगा, कितने सारे क्वेश्चन दिए होंगे। तो कोई सुपर पावर नहीं है कि जो मैं करवाऊंगा वहीं से आएगा। भैया कोई और भी इतना अगर जो आपके साथ मेहनत करेगा तो वो भी करवाएगा, तो वहां से भी इतना ही आएगा, है ना। बस प्रयास ज्यादा करता हूं इसलिए रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। क्या उत्तर होगा भाई? इस सामान्य मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि दीर्घकालीन संतुलन मूल्य। सामान्य मूल्य कहां पे देखने को मिलता है दोस्तों? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्मों को सामान्य कीमत प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, ठीक है। वहां पे असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बार बार यही तो पढ़ते हैं ना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को जो कीमत प्राप्त होता है वो दीर्घकाल में सामान्य ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योगों के द्वारा किया जाता है। यही तो होता है ना, और क्या होता है भाई? चलिए अगला, कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से चर सम्मिलित किए जाते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? बच्चों वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक तैयार करने का कार्य यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। और उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, प्रति व्यक्ति आय को हम शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद साक्षरता दर को शामिल करेंगे और जन्म समय जीवन प्रत्याशा को शामिल करेंगे। उन्होंने शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कब इन्होंने बताया था भैया, तैयार किया था? 1990 में। यूएनडीपी के ये सदस्य थे। इनके साथ महबूब उल हक के साथ एक दो सदस्य और थे, बताएंगे नाम? आप उनका नाम बताएंगे? ठीक है। के सेन साहब का नाम सुने हैं? के सेन साहब का नाम सुने हैं? तो याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक को महबूब उल हक ने विकसित किया था, लेकिन इसके साथ काम जो किया था वो सेन साहब ने किया था। सेन साहब, के सेन साहब ने भी काम किया था। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ, अमर्त्य सेन और प्रेबिस साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए बताइए। मार्शल साहब की बात करें, आभास लगान देख करके क्या क्या याद आना चाहिए? अल्पकाल, ठीक है। फ्रीडमैन देख करके क्या याद आना चाहिए? ये मानव पूंजी के विकास की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भैया किसकी याद आ जानी चाहिए? चेम्बरलिन साहब, एकाधिकारिक प्रतियोगिता कहाँ पे है? यहाँ पे। उसके बाद पेरेटो साहब की बात करें तो तटस्थता वक्र विश्लेषण, बिल्कुल ठीक है। तो सूची आप मिला ही लिए होंगे। एक आदर्श मांग सारणी में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, बच्चों वाला प्रश्न है। प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कठिन है ना। चलिए बताइए, क्या उत्तर होगा सर? बिल्कुल ठीक है। तो एक आदर्श मांग सारणी के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? मांग सारणी के अंतर्गत यही तो पढ़ते हैं ना कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो क्या होता है? लोग इसकी मांग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। मांग सारणी की बात करें या मांग वक्र की बात करें, कुछ किसी भी चीज की बात करें, तो भैया यहाँ पे यही तो होता है ना कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आ जाती है। जैसे टमाटर अभी 100 रुपये किलो हुआ था, तो आप कितना खरीद के लाते थे?
आधा केजी खरीद के लाते थे, या कितना खरीद के लाते थे, बहुत कम ही लाते होंगे, ठीक है। लेकिन अब टमाटर क्या हो गया, 30 रुपए किलो हो गया, तो अब आप कम से कम 1 किलो खरीद के ला रहे होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, मूल्य के विलोमानुपात में होता है। अगला, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन का मूल्य निकटतम होता है उसकी, बच्चों वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। किसने दिया था ये थियरी, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सीमांत आय उत्पाद के, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन का मूल्य जो होता है उसकी सीमांत आय उत्पाद के बराबर होता है। अगला, गुणक का संबंध किससे होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है भैया, बहुत बार बताया हूं, 1/MPS, या के इज इक्वल टू 1/1 - MPC। क्या उत्तर होगा, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में RF काहन ने दिया था, और गुणक को विकसित करने का श्रेय जाता है किन साहब को, किन साहब ने निवेश गुणक की बात की थी। और गुणक होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि निवेश बढ़ाते हैं तो उससे राष्ट्रीय आय में निवेश के गुना वृद्धि आ जाती है, अर्थात जितना निवेश करते हैं उससे ज्यादा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आगे मूव करेंगे, आगे कहीं भी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ दोस्तों, आप कुछ महीने कुछ समय दे करके आराम से कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर जो आपको सब कुछ क्लियर नहीं हो गया तो फिर बताइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए। आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग बैच चल रहे हैं, और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आप अगर जो बहुत दिनों बाद भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, तो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं समझ में आएगा। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। नोट्स को रोज पढ़ने की आदत डालिए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, एक तरफ आप नई नई चीजों को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि गलती यही होती है, एक तरफ हम पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते हैं। तो भूले ना, इसके लिए आपको नोट्स पढ़ने की आदत डालनी है, और कॉन्सेप्ट तैयार हो, कॉन्सेप्ट को समझ पाए, सीख पाए, उसके लिए आप वीडियो लेक्चर यहाँ पे पढ़ते रहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट दे करके देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप गलत कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे गलत कर रहे हैं उसको ठीक करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, ताकि आपको अलग से क्वेश्चन पेपर अरेंज करने की जरूरत नहीं होगी, और आपको दोस्तों करंट भी पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। हमारी जो क्लासेस चल रही है, उत्तर प्रदेश TGT PGT, बिहार PGT के लिए क्लास स्टार्ट होगा जल्दी ही, ठीक है। साथ ही साथ झारखंड TGT PGT, ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UGC नेट का दोस्तों कैलेंडर आज जारी किया गया है। तो UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उत्तराखंड लेक्चरर का अलग बैच है, सबका अलग अलग बैच है, आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश TGT PGT, झारखंड TGT PGT, उत्तराखंड लेक्चरर और बिहार PGT के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा, और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है, इसी पे आपको फीस पेमेंट करना है, या इसी नंबर पे आप हमें इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।